हेलो स्टूडेंट्स, फिर आपके सामने में उस्मानी सर एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। और गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पर बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल्स चल रहा है। बच्चों, ये जो हमारा ये सीक्वेंस है, सेक्शन चल रहा है जो स्पेशली नीट के लिए होता है। मैंने पहले कह रखा है कि गॉस थ्योरम और उस पर जो रिलेटेड टर्म है, जो भी टर्म है उसका एप्लीकेशन है, मैंने ये 12th बोर्ड स्टैंडर्ड्स के लिए दे रखा है। आप अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो वीडियोस को आप जरूर देखो। अगर उसको आप देखते हो तो आप इस सेक्शन को समझने में आपको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि इसमें जो भी न्यूमेरिक्स वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट। बगैर टाइम गंवाए हुए हमारा न्यूमेरिकल से हमारा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। हमारे पास पॉइंट चार्ज Q है और ये पॉइंट चार्ज Q लिंक्ड विद द सरफेस ऑफ Q व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स, ये 4 पोजीशन है। बच्चों, ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर नीट में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। आप अगर देखोगे तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। वंस अगेन फिर हम लोग समझ लें, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसके कारण? एक पॉइंट चार्ज हमारा Q के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कहां निकालना है? तो कह रहा है कि वो चार्ज कहां रखा है, कहां प्लेस है। जब वो चार्ज प्लेस है क्यूब के किस पर? सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी क्यूब के बीच में। अब अगर क्यूब के बीच में अगर तुम चार्ज को रखते हो बच्चों, तो सिचुएशन क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। सिचुएशन क्या हो सकता है? तो सिचुएशन कुछ इस तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हमारे पास क्यूब है और वो क्यूब कुछ इस तरह का मान लेते हैं। ये क्यूब है, ये हमारा क्यूब बन गया। अब हम इसको मिला देते हैं, ये इस तरह से ये हमारा क्यूब बनता है। तो बच्चों, ये अलग अलग 4 पोजीशन है। चारों पोजीशन को हम लोग यहाँ पे समझ लें तो बेहतर होगा। ये बहुत आसान और ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा इसको सॉल्व करने का है ही नहीं। तो हम लोग अगर चार्ज को इस क्यूब के अंदर में रखते हैं, इस क्यूब के अंदर में अगर चार्ज को रखते हैं तो हम लोग यूं कहेंगे ये चार्ज इनक्लोज्ड हो गया, हर तरफ से बंद हो गया। और गॉस का थ्योरम जो अप्लाई होता है बच्चों, वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर, यानी चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो, यानी चार्ज कोई सरफेस से घिरा हो। तो ये चार्ज अगर इसके अंदर में है तो ये पूरे सरफेस से ये चार्ज हमारा घिरा हुआ है। अब अगर ये चार्ज घिरा हुआ, इस चार्ज से जो भी फ्लक्स निकलेगा, गॉस साहब ने कहा है कोई भी चार्ज को कोई अगर घेरेगा उससे जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 इनटू चार्ज। जिस चार्ज को घेरेगा वो चार्ज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/ε0 से। तो इतना चार्ज को अगर घेर के रखता है तो इतना हमारा फ्लक्स होगा बच्चों, ये फ्लक्स होगा। तो अगर वो सेंटर के अंदर है, यानी सेंटर में है, क्यूब के अंदर में सेंटर में है, तो वहां पे फ्लक्स का वैल्यू डायरेक्ट हम गॉस के एप्लीकेशन से निकालते हैं। फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इनटू चार्ज। एक का आंसर तो हमें मिल गया बच्चों। दूसरा कह रहा है कि अगर हम उस चार्ज को कॉर्नर में रखते हैं, यानी वह चार्ज हमारा अगर कॉर्नर में, किसी भी कॉर्नर में, सपोज दैट वो चार्ज हमारा इस कॉर्नर में है, अगर ये चार्ज इस कॉर्नर में है बच्चों, तो क्या मामला आएगा? अब ये चार्ज इस पूरे क्लोज सरफेस से नहीं घिर पाएगा। अब इस चार्ज को पहले हमें इनक्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो इसको बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह के हम लोग क्यूब से इसको घेरने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग क्यूब बना करके इसको घेरने की कोशिश करेंगे। इसको एक क्यूब इधर बनेगा, एक क्यूब उसके बैक की तरफ बनेगा और एक क्यूब यहां बनेगा। तो यहां 4 क्यूब हो गया हमारा इस कॉर्नर को घेरने के लिए। अभी भी ये चार्ज हमारा फुल रूप से घिरेगा नहीं। इतना ही 4 क्यूब अगर ऊपर में हम बैठा देंगे बच्चों,
तब जाके ये कॉर्नर वाला चार्ज कंप्लीट घिर जाएगा। यानी इस चार्ज को घेरने के लिए हमें एक क्यूब यहां बैठाना पड़ेगा, एक क्यूब यहां बैठाना पड़ेगा और दूसरा क्यूब हमें इस जगह में इसके बिल्कुल बाजू बाजू में बैठाना होगा और एक यहां बैठाना होगा। तो नीचे हमारा चार तरफ से चार हमारा क्यूब बन गया। तो ये चार्ज जो है कंप्लीट ढका नहीं, इतना ही क्यूब अगर हम ऊपर रखेंगे बच्चों तो ये चार्ज हमारा कंप्लीट ढक जाएगा। यानी इस चार्ज को ढकने के लिए हमें 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। यानी 8 क्यूब से ये चार्ज कंप्लीट ढक जाएगा। यानी 8 क्यूब से हमारा चार्ज घिरने का मतलब कितना फ्लक्स को घेरा हमने, तो हमने फ्लक्स घेरा 1/ε0 इंटू चार्ज। और अगर 8 क्यूब ने इतना फ्लक्स को शेयर करा, एक क्यूब के लिए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1/ε0 इंटू चार्ज अपॉन 8। यानी हम यूं कहेंगे कि इस क्यूब के कॉर्नर में अगर हम रखते हैं तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/8 1/ε0 इंटू चार्ज। तो ये दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सेंटर ऑफ फेस, अगर हम सेंटर ऑफ फेस की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ फेस में कितना आएगा, तो सेंटर ऑफ फेस के लिए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो सेंटर ऑफ फेस में यानी किसी भी फेस के सेंटर में हम लोग बैठाते हैं चार्ज को, किसी भी फेस के सेंटर में हम लोग इसको बैठाएंगे। तो अब हमने क्या करा, किसी एक फेस में बैठा दिया, वो चार्ज हमारा किसी एक फेस में, मान लो ऊपर वाले फेस में चार्ज को हमने बैठा दिया। तो अगर ये फेस में चार्ज बैठा हुआ है तो ये चार्ज घिरा नहीं है किसी से। अब इस चार्ज को घेरने के लिए एक क्यूब यहां पे ऊपर बना दो, एक क्यूब यहां पे ऊपर बना दो, तो ये चार्ज हमारा दोनों क्यूब के साथ ये घिर जाएगा। यानी अब ये चार्ज हमारा इनक्लोज कहलाएगा। जब इस क्यूब के ऊपर में एक क्यूब और बैठाओगे तब ये चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। यानी यहाँ पे दो क्यूब मिल करके उस चार्ज को घेर रहा है, या यूं कहो कि वो कितने फ्लक्स को घेर रहा है, 1/ε0 इंटू इतना को घेर रहा है। अगर एक की बात करेंगे तो 1/2 1/ε0 इंटू चार्ज। यानी फेस के सेंटर में अगर है तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2 1/ε0 इंटू चार्ज। अब लास्ट में आता है सेंटर ऑफ एज। अब हमारा चार्ज कहां पे है बच्चों, तो सेंटर ऑफ एज में है। यानी अब ये जो साइड से इसको हम लोग एज कहते हैं, किसी भी एक एज में किसी भी एक साइड में हम लोगों को चार्ज रखना है तो हम लोग चार्ज को किसी एक एज में रखते हैं। तो अगर हम चार्ज सपोज दैट कि इस एज में रखा हमने, इस एज में चार्ज को रख दिया Q, तो ये चार्ज हमारा नहीं घिर पा रहा है। तो सबसे पहले उस चार्ज को हम लोग घेरने का काम करेंगे। तो सबसे पहले ये चार्ज कैसे घिरेगा, तो एक क्यूब हमारा यहां बैठेगा, एक क्यूब यहां हम बैठा देंगे, एक क्यूब इधर बैठ गया, ये इस क्यूब का उधर वाला साइड है, तो एक क्यूब उधर भी बैठाना पड़ेगा आपको और एक क्यूब आपको इधर भी बैठाना पड़ेगा। तो टोटल क्यूब यहां कितना हो जाता है, 4 क्यूब मिल करके ये वाला साइड को ये घेरेगा। ये खुद एक अपना क्यूब है, एक क्यूब इधर हो गया, एक इसके बैक में और एक इसके बैक में, तो ये 4 क्यूब मिल करके उस एज वाले चार्ज को घेरने का काम करेगा। यानी अगर एज में है, किसी एक साइड में है चार्ज, तो उसको घेरने के लिए 4 क्यूब की जरूरत पड़ गई। यानी 4 क्यूब मिल करके हमारा वह चार्ज घिरा जा रहा है। तो चार्ज वो चार्ज का मतलब है कितना फ्लक्स घेर रहा है, इसलिए एक क्यूब कितना घेरेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ दिस। यानी इसके कारण जो फ्लक्स होगा बच्चों वो होगा 1/4 1/ε0 इंटू चार्ज।
ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे क्यूब का कहीं रखा हुआ है तो सबसे पहले हमें उसको घेरना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की बात करा है तो गॉस थ्योरम किसी भी चार्ज को पहले घेरता है, जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब उसके चार्ज से जितने फ्लक्स लाइन ऑफ फोर्स निकलता है तो वो वैल्यू हम लोग वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो अब इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज with surface charge densities plus lambda and minus lambda respectively are intersecting at right angle electric field intensity at any point due to this system is। बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग सरफेस है, शीट है, और ये दोनों एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करता है और दोनों का साइज इनफाइनाइट है। तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक शीट ऐसे होगा और दूसरा शीट में भी के कुछ इस तरह से होगा। ये दोनों इनफाइनाइट साइज का शीट है और इसमें से एक पर जो चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा है और दूसरे पर जो है वो माइनस लैम्डा है। ये दोनों चार्ज शीट है। इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये दो शीट है, दो अलग अलग नेचर के चार्ज वाला। अब इन दोनों के कारण ये एक सिस्टम बन गया। इसके कारण किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। तो यहां भी हम लोग गॉस थ्योरम का अप्लाई करते हैं बच्चों। तो गॉस थ्योरम का अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि कोई भी इनफाइनाइट चार्ज शीट है और इससे किसी भी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्विंग पॉइंट P है और इस ऑब्जर्विंग पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर की तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अगर ये हमारा चार्ज शीट नेगेटिव चार्ज वाला होता है बच्चों, अगर ये चार्ज शीट हमारा अगर नेगेटिव चार्ज का है यानी लाइक दिस नेगेटिव चार्ज का है, तब भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यही होगा, सिर्फ डायरेक्शन पलट जाएगा, ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। यानी इस पॉइंट पर अगर हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उसका V वैल्यू वही होगा, ये वैल्यू भी वही होगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये प्लेट से आउटवर्ड होता है और ये प्लेट की तरफ होता है, तो इसलिए डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो गया। यानी इस ऑब्जर्विंग पॉइंट पर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम है, नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट उसका जो मैग्नीट्यूड सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे उसका नेचर नहीं आता है, मैग्नीट्यूड आता है, और यहाँ पे कहीं डिस्टेंस मेंशन नहीं है कि इस प्लेट से ये पॉइंट कितना दूर है, वो कितना दूर है, इसलिए दूरी मैटर नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि इस पॉइंट पर इसके कारण और इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन को हम लोग देखते हुए उनका रिजल्टेंट की बात करेंगे। अब अगर हम बोलेंगे कि इस दोनों फील्ड का जो डायरेक्ट रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा। अब इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता करना है। तो ये जो रिजल्टेंट है एक प्लस चार्ज का सिंबल देते हैं, प्लस के लिए होता है, और माइनस चार्ज वाले के लिए सिंबल देते हैं माइनस। अब यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E जो होगा ये होगा अंडर रूट E प्लस स्क्वायर प्लस E माइनस स्क्वायर। एक जस्ट सिंबल है कि पॉजिटिव सरफेस चार्ज वाले जो है वो प्लस रखा और नेगेटिव। और लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बच्चों तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है
सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, एंड दिस सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट, और ये स्क्वायर है, और इसको हमने अंडर रूट के अंदर रखा। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसके स्क्वायर रूट को अगर हम हटाना चाहेंगे, इसके स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट तो 2 पे रह जाएगा, लेकिन ये सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट से, ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट से हमारा हट जाएगा, क्योंकि इस पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से इसका हट जाता है, और 2 पे चूंकि स्क्वायर नहीं है तो वहां पे रह जाएगा। फर्दर इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये सिग्मा अपॉन कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये 2 जो है हमारा अंडर रूट 2 हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा यूं कहो कि दोनों चार्ज शीट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ किसी भी पॉइंट पर इतना हुआ। और कभी कभी बच्चों इसमें डायरेक्शन की बात करता है कि जब हम लोग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को डिराइव करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड, ये दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ कभी कभी डायरेक्शन मांग लेता है, या अगर नहीं मांगता है तो कैलकुलेशन में डायरेक्शन अंडरस्टूड होता है बच्चों। तो अब ये अंडरस्टूड होगा तो ये कैसा होगा, देखो अब यहाँ पे हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एक प्लेट से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया और दूसरे प्लेट से इधर गया, एक प्लेट हमारा इधर है और एक प्लेट इधर है, और रिजल्टेंट हमारा इस तरह का हो रहा है, और रिजल्टेंट इक्वली इंक्लाइंड होगा दोनों तरफ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से होगा। अगर एक प्लेट यहां कंसीडर करो, एक प्लेट यहां कंसीडर करो, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वली इंक्लाइंड है टू बोथ प्लेट्स, दोनों जो शीट है दोनों शीट पर इक्वली इंक्लाइंड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करेंगे तो पॉजिटिव प्लेट वाले से नेगेटिव प्लेट वाले की तरफ है और इक्वली इंक्लाइंड है। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वली इंक्लाइंड टू द चार्ज शीट एंड इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो इसको हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाता है। तो इसको हम लोग कर देते हैं यहां से फिनिश। अब डायरेक्शन को अगर लिखना चाहो बच्चों तो डायरेक्शन लिख देते हैं हम लोग कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड टू द शीट्स के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। और ये किधर से किधर है तो बोलेंगे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट टू नेगेटिव चार्ज प्लेट, ये उसका डायरेक्शन हो गया। या इसको प्लेट को हम लोग शीट भी कह सकते हैं, शीट भी लिख सकते हो। तो इससे हमारा दोनों जो इनफाइनाइट साइज का जो हमारा चार्ज शीट था उसके कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन आ गया। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो दूसरा सेक्शन है ओनली फॉर नीट के लिए जो न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछा जाता है, तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे अंत होता है। आप इस तरह से हमारे से जुड़े रहो। कीप इट अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।